क्या कहें? संविधान खतरे में इसलिए है कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया रहा है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जिस प्रकार विपक्ष का एक रोल होता है, उस प्रकार से जब हम सदन में, चाहे वो लोकसभा का सदन हो चाहे विधानसभा का हो, विपक्ष अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को दबाया जा रहा है, आवाज़ को सुना नहीं, जनता तक उस आवाज़ को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं उसमें अवरोध और सारी स्वतंत्र संस्थाओं को अंकुश लगा दिया। ईडी सीबीआई का उपयोग इस प्रकार से किया जा रहा है जैसे कोई किसी को दमन करने का जो चक्र चलाया जाता है, उस दमन चक्र में तो ये संविधान को खतरा होने का ही संकेत है। ये आप कल भिंड गए थे, कल परसों में आपने एक चंबल प्रदेश की नई एक बनाई थी, चंबल प्रदेश बनाया जाए एमपी से अलग करके, मतलब से अलग। ये क्या योजना नई है? इसको हमारी 2012 में एक संगठन हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है किसान नौजवान मंच। सामाजिक संगठन है। उसी संगठन के बैनर से हम लगातार दिमनी में भी काम करते रहे। उसमें हमें विधायक बनने में बड़ा सहयोग किया उस संगठन ने, और मैं समझता हूँ उस संगठन को मैं पूरी चंबल घाटी में विस्तार करके कुछ प्रमुख बिंदु हैं 5, उसमें एक चंबल प्रदेश बनाने का भी एक मसला है। चंबल प्रदेश इसलिए कि छोटे छोटे राज्यों से विकास संभव होता है। जैसे उत्तराखंड राज्य बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया, झारखंड बन गया, चंबल प्रदेश भी बनना चाहिए, क्योंकि 7 जिले यूपी के, 7 एमपी के, 7 राजस्थान के, उसमें उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी, जालौन, औरैया, इटावा, आगरा और फिरोजाबाद, ये चंबल तट पे हैं। दूसरा आपका मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुर, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर। इसके बाद आप आगे चलिए राजस्थान में तो धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी और कोटा। इन जिलों की आबादी मिलाकर के 6 करोड़ की आबादी है। 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है। और जब 13 जिलों पे उत्तराखंड राज्य बन सकता है तो 20 जिलों पे चंबल प्रदेश क्यों नहीं बन सकता? तभी चंबल के लोगों का विकास संभव है। ग्वालियर चंबल के लोगों का विकास तभी संभव है। इन 6 संभागों को, भरतपुर संभाग, कोटा संभाग, आगरा संभाग, कानपुर देहात का जो एरिया है वो, और प्लस जो है ग्वालियर और चंबल, इन संभागों को मिलाकर के अगर यहाँ स्टेट बनती है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का बहुमुखी और चौमुखी विकास होगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी मांग करी मैंने। उद्योग क्रांति आना चाहिए। एनजीटी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली से 250 किलोमीटर के अंदर बाहर इंडस्ट्री लगेगी। तो हमारे यहाँ आसन, कुआरी, कूनो, चंबल, सिंध, पहुज, यमुना, इन नदियों में हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। उस भूमि को, बेहड़ी भूमि को, वहाँ उद्योग धंधे लगे तो देश की अच्छी ज़मीन कृषि के लिए बचाई जा सकती है। यहाँ प्राकृतिक संपदा के रूप में हमारे पास चंबल का रेत है, यमुना का रेत है। उस रेत को खोल करके स्थानीय लोगों को काम दे दिया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ का जो बेरोजगार नौजवान है, जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद जाके छोटी छोटी नौकरियाँ करते हैं, उनको यहाँ काम मिल सकता है। इंडस्ट्री आने पे काम मिल सकता है। तात्कालिक फ़ायदा जो है वो रेत के खनन से हो सकता है। तमाम ट्रैक्टर खड़े हैं गाँव में, उनकी किस्तें लोग घर से भर रहे हैं, तो क्यों ना ये काम किया जाए। तीसरी मांग है हमारी कर्मचारियों के पेंशन की। चौथी मांग है गऊ अभ्यारण्य की। गऊ अभ्यारण्य की आवश्यकता इसलिए है कि चीता अभ्यारण्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है गऊ अभ्यारण्य, क्योंकि गऊएं भी परेशान हो रही हैं और किसान भी दुखी हैं। तो गऊओं के संवर्धन, संरक्षण के लिए निश्चित रूप से गऊ अभ्यारण्य बनना चाहिए। 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर इतनी पर्याप्त ज़मीन है कि उसका काम, वो गऊ अभ्यारण्य भी बन सकता है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी आ सकता है। यहाँ बहुत सारे औद्योगिक क्रांति ला करके लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। मुरैना से विधानसभा अध्यक्ष भी है नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो दिल्ली से भी आते हैं। उन्होंने भी जब से अध्यक्ष बने तो मुरैना का क्या विकास हुआ? कितना मुरैना विकास में बदलाव आया? देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर वो नाम है जो इतिहास के कूड़ादान में ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने विकास के नाम पे तो कोई कार्य किया ही नहीं है। आज नहीं, वो भारत में 4थे 5वें नंबर के नेता रहे हैं। केंद्र में मंत्री रहे, 5 डिपार्टमेंट थे उनके पास, श्रम, उद्योग, खनन, इस्पात, और इसके बाद वो कृषि मंत्री भी रहे। मुरैना और चंबल की जनता, ग्वालियर चंबल की जनता उनसे प्रश्न करती है कि आपने किया क्या है, तो उसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। उन्होंने केवल अपना घर भरा है। अपने बच्चों की पुत्र मोह में जिस प्रकार से वो भटक रहे हैं, निश्चित रूप से जनता के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। और विकास के नाम पे अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, एक शब्द भी नहीं निकलता उनके मुंह से ग्वालियर चंबल के विकास के लिए। एक शब्द भी कभी किसी ने सुना है क्या? तो मैं समझता हूँ नरेंद्र सिंह तोमर ने इस क्षेत्र का नुकसान किया है, फायदे की बात तो छोड़िए। जैसे कांग्रेस में देखा जाता है मंच दरार, ऐसे आपको लगता है कि बीजेपी में भी आपस में दरारें आ रही हैं दूसरे नेताओं में? बीजेपी में तो इतनी दरारें आ रही हैं कि महाराज भाजपा अलग है और वो कैलाश विजयवर्गीय भाजपा अलग है, नरेंद्र सिंह भाजपा अलग है, और अलग अलग भाजपा के 5 ग्रुप बन गए हैं।
इसमें भारतीय जनता पार्टी में इतनी दरार है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और जब ये फूटेगा ना, विस्फोट होगा ना, तो देखना क्या कमाल हो। 4 साल बाद जो आपके चुनाव आ रहा है, आगामी चुनाव है, उसमें कांग्रेस की कितनी जाएगी? कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि जनता के मन में एक चीज़ है, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और महंगाई, ये 3 ज्वलंत मुद्दे हैं। भ्रष्टाचारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, जिसको लेकर के कांग्रेस सरकार को लोगों ने हटा करके भाजपा को बनाया था, और ये नारा भी था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब भाजपा सरकार आ गई, महंगाई कहाँ पहुँच गई। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए। सबसे बड़ा मुद्दा है नौजवानों की बेरोजगारी का। उन्हें कोई मतलब नहीं है पार्टी से, ना कांग्रेस से, ना भाजपा से, ना किसी से। नौजवान को रोजगार चाहिए, गरीबों को महंगाई से वो राहत चाहिए, और भ्रष्टाचारी से मुक्ति चाहिए। यही मुद्दा मेन है।